दरअसल वो गेस्ट हाउस अय्याशी का एक अड्डा माना जाता था, जहाँ पे जितने भी सफ़ेद पोश थे नेता और ऐसे लोग जो वाइट कॉलर जिसको बोलते हैं, वो सारे लोग अय्याशी करते थे। ऐसे में गौतम को ये बात बुरी तरीके से खटकने लगी कि ज़रूर शिल्पी के साथ कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही उसको इस बात की भनक लगी, वो फौरन वहाँ पे मतलब जो वाल्मीकि गेस्ट हाउस है वहाँ पे पहुँचा, और जैसे ही वहाँ पहुँचा उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो नेतागण या वाइट कॉलर हैं, कहा तो ये भी जाता है कि उसमें साधु यादव भी मौजूद थे, ऐसा कहा जाता है। मतलब लोगों में ये मतलब एक थ्योरी ये भी चलती है, तो वो भी मौजूद थे और वो सब लोग मिलकर शिल्पी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही गौतम जो है वो आग बबूला हो गया, मतलब उसने इस बात का विरोध किया। हालांकि जितने भी लोग थे सब उससे रसूखदार थे, पावरफुल थे, तो जल्द ही जो उसका गुस्सा था वो प्लीडिंग में वो मतलब बदल गया। लेकिन ना तो उसके गुस्से का ना ही उसके प्लीडिंग का कोई भी फायदा हुआ, और उन सारे लोगों ने मिलके शिल्पी का रेप किया। और क्योंकि उनको इस बात का शक था और गौतम विरोध भी कर रहा था, मतलब वो बता देगा दुनिया में, ये राज खोल देगा, उन सब ने मिलके गौतम की भी ज़बरदस्त पिटाई की और शिल्पी की भी पिटाई की। यही कारण था कि शरीर पे जूतों के और पिटाई के निशान जो लोग कहते हैं वो सारे भी मौजूद थे। और इसके बाद इस तरीके से मतलब ये सब कुछ प्लान किया गया, उनको गाड़ी में डाला गया, उस गराज में पहुंचाया गया। फिर वो खबर, कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस के पास डेलिबरेटली वो खबर पहुंचाई गई, और वो पूरा जो एक सुसाइड प्लान करके इसको सुसाइड डिक्लेयर किया गया। मतलब कहीं ना कहीं लोग ये भी बोलते हैं कि पुलिस भी इसमें मिली हुई थी, तभी तो उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के ही इस बात का फैसला सुना दिया था कि ये एक सुसाइड का मामला है। मतलब ये इल्ज़ाम पब्लिक ने ही नहीं, जो ऑपोजिशन में जो लीडर थे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने भी लगाए थे। और मतलब इसके बाद ज़बरदस्त विरोध हुए, धरना प्रदर्शन हुए, जगह जगह चीज़ें होनी शुरू हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने जो इस चक्कर में गुजरे, और चूंकि दबाव बनने लगा राबड़ी देवी सरकार पे, लालू यादव थे नहीं, वो जेल में थे, तो मजबूर होके ये केस जो है राबड़ी देवी मतलब राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया। सितंबर 1999 में जब ये मामला सीबीआई के पास गया तो बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद हो चली कि अब इस मामले में जो सच है वो बाहर आएगा। जो जंगल राज सरकार ने और उनके पुलिस वालों ने जमीन खोद कर जिस सच्चाई को गाड़ दिया है, सीबीआई उसको बाहर लेके आएगी और शिल्पी जैन के साथ न्याय होगा, गौतम के साथ न्याय होगा। और कहीं ना कहीं सीबीआई ने इसकी शुरुआत भी बड़ी धांसू अंदाज में किया, जब उन्होंने शिल्पी जैन के वजाइनल फ्लूइड को हैदराबाद के एक लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा, और वहाँ से जो रिपोर्ट आया वो बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी जैन के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने जो है वो शारीरिक संबंध बनाए थे। और जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, ये लोगों को पता भी चला, लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि सीबीआई जल्द ही उन लोगों को ढूंढ निकालेगी, पकड़ निकालेगी जो लोग बिल में छुपे हुए हैं और जिन्होंने इस पूरे कांड को किया है। लेकिन कहते हैं ना, इसके बाद जो जांच की दिशा थी सीबीआई की, वो एक अलग ही रास्ते पर चली गई। मतलब उन्होंने सस्पेक्ट तो बना रखे थे, और इस मामले में जो एक मेन सस्पेक्ट थे वो थे साधु यादव। मतलब कहा तो ये भी जाता है कि सीबीआई ने उनसे ब्लड सैंपल की मांग की थी ताकि उनके ब्लड सैंपल को भेजा जा सके मिलान, डीएनए मिलान के लिए, और इस मामले में उनको अगर वो दोषी नहीं है तो उनको क्लीन चिट मतलब दी जा सके। लेकिन साधु यादव ने किसी भी कीमत मतलब उनके मांगने पर, सीबीआई वालों के मांगने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं बिल्कुल भी अपना सैंपल नहीं दूंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब सीबीआई उनके इस फैसले के खिलाफ कोर्ट भी नहीं गई और इस मामले को नॉर्मल तरीकों से जांचती रही। 4 साल तक जो है वो उठापटक होती रही, थोड़े बहुत जांच पता नहीं जिस तरीके से भी सीबीआई को करना था वो करती रही। और 4 साल बाद 2003 के एंड में उन्होंने इस केस पे एक क्लोजर रिपोर्ट डाली, और वो क्लोजर रिपोर्ट जो था वो सबको चौंका देने वाला था। मतलब जब उन्होंने
इस केस को बंद करने की बात करी, और वो भी ये कहते हुए कि ये मामला जो है वो सुसाइड का ही है। मतलब शिल्पी जैन के साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई रेप, कोई मारपीट नहीं हुई है, ये सब कुछ जो है वो एक सुसाइड ही है और कुछ नहीं है। ये कह के जो है उन्होंने जब वो केस बंद करने की बात कही तो लोगों को भी ये समझ आ गया कि ये जंगल राज इतना पावरफुल है कि इसने सीबीआई तक को जो है वो घुटनों पे लाके रख दिया। मतलब हर तरफ इस बात की मतलब चर्चा सी होने लगी। बहुत सारे लोग तो इस बाबत भी चर्चा कर रहे थे कि लालू यादव उस वक्त जो है वो कांग्रेस के बहुत करीबी हो गए थे। बाद में वो 2004 में जो है वो रेलवे मिनिस्टर भी बने कांग्रेस की सरकार में। तो बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो संबंध था सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, कहीं ना कहीं उसने जो है वो इस फैसले को, या ये जो तरीका था जिस तरीके से इस केस को सुसाइड बता के क्लोज किया गया, इसमें कहीं ना कहीं ये संबंध भी बड़े मायने रखते हैं और इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। हालांकि शिल्पी का परिवार इस मामले में चुप नहीं बैठने वाला था। उसके भाई प्रशांत जैन ने 2006 में इस मामले को खुलवाने की कोशिश शुरू की। मीडिया में वो बात करता रहा, लेकिन फिर एक दिन उसी का किडनैप हो गया और 2 दिन बाद जब वो रिटर्न घर आया उसके बाद उसने इस बाबत बात करना ही छोड़ दिया। जिसके बाद लोगों को भी ये समझ आ गया कि ज़रूर उसको धमकाया गया होगा कि बहन तो गई, अब तुम भी जाओगे, इसलिए चुप रहो, और इसीलिए वो चुप रह गया। और उसके बाद इस पूरे केस को ही मतलब बंद कर दिया गया। पहले पुलिस और बाद में सीबीआई ने भले ही इस गौतम शिल्पी डेथ मिस्ट्री को जो है वो सुसाइड का नाम देके इस पूरे केस को क्लोज कर दिया था, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल थे या हैं इनफैक्ट जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग जो है वो आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो शिल्पी और गौतम ने सुसाइड किया था। और ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, पुलिस को कैसे पता चली ये बात कि उस गैराज में मतलब 2 डेड बॉडी एक कार में पड़ी हुई है? मतलब कौन था वो शख्स जिसने इस बात की सूचना दी थी? पुलिस कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाई। इनफैक्ट 4 साल जो सीबीआई ने भी जांच की, कभी भी वो उस शख्स का नाम सामने लाने में कामयाब नहीं हो पाई जिसने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। दूसरा, अगर गौतम और शिल्पी ने सुसाइड ही किया था तो उनके कपड़े कहाँ थे? मतलब दोनों अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, तो वो लोग ऐसे अर्धनग्न अवस्था में क्यों सुसाइड करेंगे? मतलब गौतम की टी शर्ट पहन रखी थी शिल्पी ने और गौतम के शरीर के ऊपरी हिस्से पे कुछ नहीं था, शिल्पी के निचले हिस्से पे कुछ नहीं था। मतलब कोई भी एक ठीक ठाक घराने के बच्चे अगर सुसाइड भी करें तो वो इस अवस्था में सुसाइड नहीं करते। तो फिर ये कैसे हुआ? तीसरी चीज, कैसे पुलिस के पहुंचने के आधा घंटा बाद ही साधु यादव वहां पे अपने समर्थकों के पास पहुंच गए? मतलब किसने उनको इस बात की सूचना दी थी और उनके वहां पहुंचने का मकसद क्या था? क्यों उन्होंने और उनके समर्थकों ने वहां हंगामा किया? मतलब ये एक अपने आप में सवाल है। अगला जो है वो ये सवाल है कि अब पुलिस को जब वहां से गाड़ी लेके जानी थी, जिस गाड़ी में वो डेड बॉडी मिली थी, तो आखिर उन्होंने जो है वो गाड़ी को टो करके क्यों नहीं वहां से हटाया? मतलब एक पुलिस का कांस्टेबल उसको क्यों ड्राइव करके लेके गया? क्योंकि ये मतलब पुलिस वालों को छोड़ो, आम आदमी को भी साफ है कि स्टेयरिंग पे या गाड़ी के अंदर से फॉरेंसिक वालों को इस बात के सबूत मिल सकते थे कि शायद अगर उसमें बॉडी रखी गई है उन दोनों की तो वो किसने रखी थी। इसके अलावा जो अगला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस ने उतने आनंद फानंद में पोस्टमार्टम क्यों किया, और मतलब पोस्टमार्टम करने के बाद बिना गौतम की फैमिली को इन्फॉर्म किए जो लंदन में थी डेड बॉडी क्यों जला दी गई? मतलब ये अपने आप में एक सवाल है। उसका अगला जो है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस वालों को इस बात का कैसे पता चल गया कि ये सुसाइड है, दोनों ने जो है वो जहर खा के जो है वो जान दी है? मतलब ये पहले उन्होंने जो स्टेट कर दिया था वो कैसे कर दिया बिना उन्होंने पोस्टमार्टम का भी वेट नहीं किया उन लोगों ने? मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके बाद जो है सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो उन लोगों ने पहले ये पाया कि जो फ्लूइड भेजा था उन्होंने उसमें बहुत सारे लोगों के सीमेन मिले हैं। बाद में उन्होंने उसको पसीना बता दिया। भला एक सीमेन में और पसीने में फर्क
कैसे समझ नहीं आ सकता है कि जो चीज़ पहले सीमेन थी वो पसीना कैसे बन सकती है। मतलब अगर वो टेस्ट में सीमेन है तो बाद में पसीना नहीं बन सकती है। तो ये अपने आप में एक गहरा जो है वो सवाल है। इसके अलावा जो एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, अगर इन सब मामलों में सब लोग निर्दोष ही थे तो अगर सीबीआई ने साधु यादव से ब्लड सैंपल मांगा तो उन्होंने दिया क्यों नहीं? मतलब वो भी निर्दोष हो जाते अगर ये सुसाइड का ही मैटर था। तो उससे भी बड़ा सवाल, अगर उन्होंने वो सैंपल नहीं दिए तो सीबीआई कोर्ट क्यों नहीं गई? वो कोर्ट जा सकती थी और साधु यादव को फोर्स कर सकती थी कि वो सैंपल दे। इसके बाद जब केस बंद हो गया और शिल्पी का भाई इस केस को ओपन कराना चाह रहा था, तो अगर इस मामले में सब निर्दोष थे, ये सुसाइड का ही मामला था, तो फिर इसको किडनैप क्यों किया गया? किसने किडनैप किया? और मतलब ऐसा कैसे हुआ कि फिर वो रिटर्न आया और जो आदमी इतने जोश में था वो अचानक ऐसे ठंडा क्यों हो गया? ऐसे और भी कई सारे सवाल जो हैं वो इस बात की ओर आज भी इशारा करते हैं कि ये जो पूरा मैटर था वो सुसाइड का मैटर नहीं था। भले ही इस केस को सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया, लेकिन ये एक हत्याकांड था जिसका खुलासा नहीं किया जा सका। और कहीं ना कहीं ये न्याय के गाल पे आप एक तमाचा बोल सकते हैं, जहाँ पे उस जंगल राज की ये देन है, जहाँ जंगल राज ने बिहार पुलिस और पब्लिक को नहीं, सीबीआई को भी अपने घुटनों पे ला दिया था। वैसे आपकी इस मामले पे क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ये सुसाइड था या मर्डर? आप कमेंट करके बता सकते हैं।